दरअसल विराज को पूरा यकीन था कि इस मामले को हैदर अच्छे से संभाल लेगा। ये विराज का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस बोल रहा था। विराज को हैदर पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसके मन में इस मैटर को लेकर कोई डर नहीं सता रहा था। लेकिन साथ ही साथ विराज के मन में कुछ और खेल भी चल रहा था और विराज को उसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। जानवी की कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया था और उसे हरी झंडी मिल गई थी। मीरा रोड वाले प्लॉट पर होटल बनाने का काम भी शुरू हो गया था। होटल का नाम उन्हें प्रखर गुप्ता के पिता अनिमेश गुप्ता के होटल से मिलने वाला था। आखिर प्रखर गुप्ता की फैमिली ने जानवी के परिवार से हाथ जो मिला लिया था। अनमोल मेहरा ने इतने समय तक जिस होटल को चलाया उसी का सब्सिडरी नाम जानवी के होटल को मिलने वाला था। लेकिन उन तीनों ने मिलकर अपनी कंपनी का नाम द थ्री मस्कीटियर्स रखा था और उस कंपनी की पब्लिसिटी करना बहुत जरूरी था। शायद इसी सोच को ध्यान में रखते हुए विराज ने जानवी को मीडिया बुलाने के लिए भी कहा था। हालांकि होटल का काम तो अभी शुरू हुआ था और उसे खत्म होने में लंबा समय था, लेकिन अगर पब्लिसिटी जल्दी नहीं की तो उनकी कंपनी पर लोगों का ध्यान कैसे जाएगा। दूसरी तरफ शोभराज जिंदल का हाथ वैसे भी तीनों के सर पर था और जो भी रिसोर्सेज की जरूरत उन्हें पड़ रही थी वो उसे मुहैया करवा रहे थे। शोभराज जिंदल यही चाहते थे कि कंपनी की पब्लिसिटी का खर्चा जितना कम हो उतना अच्छा होगा, लेकिन पब्लिसिटी दमदार होनी चाहिए और इससे अच्छा मौका विराज को अपनी कंपनी के लिए कहां मिलने वाला था। 3 साल बाद जिंदल परिवार के एल्डर्स ये देखने आएंगे कि विराज और उसकी टीम ने उन 3 सालों में क्या क्या किया है। वो हर उस जगह का इंस्पेक्शन करेंगे फाइनेंशियली जो विराज, जानवी और प्रखर की होगी। अंत में यही तो देखा जाएगा कि जानवी की कंपनी 100 करोड़ से 1000 करोड़ पर पहुंची या नहीं। अगर पहुंच गई तो विराज को जिंदल परिवार के कुल में वापस से जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं पहुंची तो जानवी को भी कंगाल होना पड़ेगा। इन शर्तों के कई पहलू थे और विराज उन पहलुओं को अपने दिमाग में फिट कर चुका था। विराज को बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अब वो बिजनेस की दुनिया में नौसिखिया नहीं रहा था। भले ही बिजनेस की सोच की बात करें या फिर विराज की बिजनेस की स्ट्रैटेजी की, विराज ने खासा इंप्रूव किया था। जब विराज को म्युनिसिपल हॉस्पिटल में चल रही धांधली का शक हुआ, खास करके ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की, तो विराज के पास एक तीर से 2 निशाने मारने के लिए बहुत ही अच्छा चांस था और उसे विराज बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। जब तक मीडिया इस मैटर पर बवाल खड़ा करेगी, द थ्री मस्कीटियर्स की चेयरमैन जानवी कपूर गरीबों का साथ देती नजर आएगी। इससे उनकी कंपनी को बहुत फायदा मिलेगा और उसके पिता गरीबों के लिए फ्री में केस लड़ेंगे। प्रखर गुप्ता मरीजों के रिश्तेदारों को अपने होटल में फ्री स्टे देगा। दूसरी तरफ विराज जिंदल पूरे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देगा। उन्हें उधर फ्री का इलाज मिलेगा। इसे कहते हैं दगड़ी चाल। विराज का दिमाग वाकई में बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस जाकर घोड़े की तरह भागने लगा था। उसे बादाम खाने की कोई जरूरत नहीं थी। विराज को पूरा यकीन था कि जब जानवी वुमेन फोर्स लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी तो लोगों की नजर में उनकी कंपनी द थ्री मस्कीटियर्स एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके चलते विराज की कंपनी को बहुत फायदा मिलने वाला था। सभी को पता चलने वाला था कि विराज, प्रखर और जानवी की सर्विस कैसी है। जब उनका होटल खुलेगा तो भले ही कस्टमर पहली बार सिर्फ टेस्टिंग के लिए आएंगे, लेकिन अगर उनकी कंपनी की इज्जत मार्केट में वैसे ही फैल जाएगी तो फिर कोई भी टेस्टिंग नहीं होगी, बल्कि पूरे भरोसे के साथ बार बार आएंगे। विराज के मन में पूरा प्लान सेट था और इसी वजह से उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ उसने हैदर, जानवी और प्रखर को अलग अलग मिशन पर लगा रखा था। विराज को इतना शांत और मुस्कुराता हुआ देखकर वो फीमेल डायरेक्टर अब थोड़ी घबरा सी गई थी। वो बार बार हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉल कर रही थी, जिससे वो जल्दी से जल्दी यहाँ आए और विराज क्रिमिनल को यहाँ से लेकर जाए। साथ ही साथ वो फीमेल डायरेक्टर बाकी पेशेंट्स के परिवार वालों को भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि विराज ने उनसे जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। लेकिन विराज ने पब्लिक से क्या कहा था? कुछ भी तो नहीं। उसने तो बस उस सफेद कोट वाले डॉक्टर से दवाइयों की लिस्ट मांगी थी।
गरीबों को लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन आज इस समय में कोई भी बेवकूफ नहीं है। शायद ये उस फीमेल डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कुछ पेशेंट्स और उनके परिवार वाले नर्सेस के साथ दवाइयों की लिस्ट देखने के लिए निकल गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद थे जो विराज और उस फीमेल डायरेक्टर के बीच का तमाशा देखने के लिए रुके हुए थे। पब्लिक को सब समझ आ रहा था कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। अब जब वो फीमेल डायरेक्टर विराज के एक्शंस को सोच सोचकर घबराने लगी, तो वो भीड़ से मुक्ति के साथ साथ वहां से खिसकना चाहती थी, लेकिन भीड़ ने ये होने नहीं दिया। भीड़ ने उस फीमेल डायरेक्टर के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं एक सर्जरी के लिए जा रही हूँ, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। क्या तुम लोग चाहते हो कि वो पेशेंट ऐसे ही मर जाए, या फिर तुम लोगों को भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ भिजवा दूं? वो फीमेल डायरेक्टर अच्छे से समझ गई थी कि सिचुएशन हर सेकंड बिगड़ती जा रही है। जब उसने देखा कि कुछ पेशेंट और उनके परिवार वाले उसका रास्ता रोक रहे हैं, तो उसने चिल्लाते हुए अपने मुंह से वो बात उनके सामने रख डाली थी। हालांकि किसी को भी उस फीमेल डायरेक्टर की बात का कोई असर नहीं हुआ, किसी ने भी अपना रास्ता नहीं छोड़ा था। आखिर इतने सारे लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे, वो फीमेल डायरेक्टर किस किस की कंप्लेन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से करती? आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद हॉस्पिटल का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के बाहर पहुंचा। हालांकि केवल 2 ही सिक्योरिटी गार्ड्स घटना स्थल पर आए थे, लेकिन वो फीमेल डायरेक्टर उन्हें लगातार उत्साहित करने की कोशिश कर रही थी। इस तरफ, वो रहा, उसे पकड़िए। जब उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस फीमेल डायरेक्टर के आदेश को सुना, तो उनके चेहरे पर फ्लैटरिंग स्माइल आ गई थी। उन्हें डर था कि फीमेल डायरेक्टर उनसे लेट आने की वजह पूछेगी, लेकिन उस फीमेल डायरेक्टर ने तो उन्हें देखते ही अपने सर पर बैठाना ठीक समझा था, और इससे उनका काम भी आसान हो गया था। जब उस फीमेल डायरेक्टर ने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को विराज जिंदल की तरफ इशारा किया, तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स अब विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं इनके साथ जाता हूँ। आप चारू के साथ वार्ड में जाइए और सामान पैक कर लीजिए, हम थोड़ी देर में इस हॉस्पिटल से निकल जाएंगे। विराज जिंदल ने उन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने रेसिस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि चारू और उसकी माँ को दिलासा देते हुए अपना सीना तान के उन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। विराज के अलावा उस फीमेल डायरेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने वाला और कोई भी नहीं था। और जब सिक्योरिटी गार्ड्स विराज को लेकर चले गए, तो भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब वो गरीब जनता किसके कंधे पर उछलती? जब उनका सरदार विराज ही चला गया, तो अब उन्हें इस मामले में घुसने की कोई जरूरत दिखाई नहीं दे रही थी, और सब अपना पल्ला झाड़ते हुए अपने अपने रास्ते हो लिए थे। जब उस फीमेल डायरेक्टर ने विराज को रेसिस्ट ना करते हुए देखा, तो अचानक से वो पैनिक होने लगी थी। लेकिन विराज के वहां से जाने के बाद जब माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, तो उसकी जान में जान आ गई थी। उस फीमेल डायरेक्टर के हिसाब से जिसके पास में सच्ची पावर यानी अमीर होने की ताकत होती है, उन्हें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेरी ही सही, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके पास में पावर होती है। इसी के साथ उस फीमेल डायरेक्टर की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। विराज मनी मन हैदर का इंतजार कर रहा था, जिसे आने में अब 20 मिनट का समय बाकी था। अगर विराज सभी के सामने रेसिस्ट करता, तो वो 10 से 15 मिनट कब खत्म हो जाते किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन विराज के रेसिस्ट करने से प्लान बिगड़ सकता था। पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, और ऐसे में अगर विराज कुछ करता, तो उसका सीधा असर उसके प्लान पर पड़ता। विराज दिमाग से काम कर रहा था, और उस फीमेल डायरेक्टर को लग रहा था जैसे उसने शिकार दबोच लिया है। वो ये भूल गई कि शिकार खुद चलकर उनके पास आया था। जब विराज जिंदल को सिक्योरिटी गार्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से ले गए, तो वो सफेद कोट पहना डॉक्टर और वो फीमेल डायरेक्टर भी लोगों की नजरों से गायब हो गए थे। विराज समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है, और उसका शक अब 100% सही जा रहा था। वो ये भी समझ गया था कि वो फीमेल डायरेक्टर किसी और चीज से निपटने के लिए गायब हुई है। लेकिन विराज को गरीबों का मसीहा बनना था, और ऐसे में उसका एक एक दांव बहुत जरूरी था। इसीलिए विराज चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड्स उसे जहां ले जा रहे थे वहां जा रहा था। विराज को किसी भी बात की चिंता नहीं थी। इन सब मामलों से पहले भी विराज का पाला पड़ चुका था।
हालांकि ये मामले लोगों की नजरों में तो नहीं आते हैं, लेकिन शक की सुई से अगर कहानी बनाई जाए तो विराज को अपने शक पर पूरा यकीन था। हालांकि ये एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल था जहां पर पेशेंट्स का आना जाना भारी मात्रा में लगा रहता था। ऐसे में सबूत ढूंढने में भी समय लगने वाला था और दूसरे पहलू से सोचते हुए उन सबूतों को मिटाने के लिए भी काफी समय लगने वाला था। बता, किसके कहने पर तू यहाँ आया है? तेरे यहाँ आने के पीछे का मोटिव क्या है? जल्दी बता, वरना ये डंडा पीछे से डालूंगा। विराज जिंदल को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से होते हुए ना जाने कहां ले जा रही थी। चलते चलते 5 मिनट हो गए थे। तब विराज को लगने लगा जैसे वो हॉस्पिटल के पुराने कंपाउंड में आ गया था और 5 मिनट और चलने के बाद विराज एक बंगलो में पहुंच गया था। जैसे ही वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स विराज को उस बंगलो के अंदर ले गए, वैसे ही उन दोनों ने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट के लंबे कश भरने लगे और उसी के बाद विराज का इंटरोगेशन शुरू हुआ था। अगर विराज को ये नहीं पता कि ये हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो वो उन्हें अभी मुंबई पुलिस समझ बैठता। उनकी यूनिफॉर्म को देखकर और जिस तरीके से उन्होंने विराज से पूछताछ शुरू की, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये महज हॉस्पिटल की सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस एरोगेंट बिहेवियर के साथ तुम लोग मेरे साथ पेश आ रहे हो, 5 मिनट बाद भी ऐसे ही रहो। विराज उन सिक्योरिटी गार्ड्स के इंटरोगेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसने तो अपना फोन बाहर निकाला और समय देखा। विराज ने एक बार भी उन सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं देखा। जब उसने देखा कि अभी 5 मिनट का समय बाकी है, तो ऐसा लगा जैसे विराज अपने आप से ही बात करने लग गया हो। लेकिन उसकी बुलंद आवाज उन सिक्योरिटी गार्ड्स के कानों में पहुंच गई थी। ये टास्क उस फीमेल डायरेक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया था। अगर वो इस टास्क को कर पाने में फेल हो गए तो उस फीमेल डायरेक्टर के सामने उन दोनों की खासी बेइज्जती हो जाएगी और ये वो दोनों नहीं चाहते थे। इसीलिए विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी सिगरेट फेंकी और गुस्से से विराज को देखते हुए बोला, साला हमसे बकैती कर रहा है? तुझे पता है ना कि तू कहाँ है? तुझे बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है और हमें धौंस दिखा रहा है। क्या होगा आगे? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड्स गुस्से में विराज पर हमला कर देंगे या फिर जैसे तैसे विराज 5 मिनट का समय निकालेगा? क्या विराज उस बंगलो से भागने की कोशिश करेगा? क्या हैदर सही समय पर पहुंच पाएगा? हैदर कैसे ढूंढेगा विराज को? क्या विराज का प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या मीडिया विराज की कंपनी को रातों रात 7वें आसमान में पहुंचा देगी? उस फीमेल डायरेक्टर का क्या होगा? क्या हॉस्पिटल के डीन और बाकी के सीनियर डॉक्टर उस फीमेल डायरेक्टर के खिलाफ गवाही देंगे? क्या ये सब करने से जानवी के बिजनेस में असली में फायदा होगा या नहीं? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।